आज हम लोग गॉस के प्रमेय के बारे में समझेंगे। गॉस का प्रमेय समझने से पहले हमें ये समझ लेना जरूरी है कि गॉस का जो प्रमेय है वो हमेशा एक स्थिर अवस्था में चार्ज होते हैं उनके लिए लागू होता है। अगर कोई चार्ज गति अवस्था में है तो उसके लिए गॉस का प्रमेय लागू नहीं होता है। गॉस का प्रमेय के उपयोग को जब हम पढ़ाएंगे, इसके एप्लीकेशंस को पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे हम बताएंगे कि अगर चार्ज एक समान रूप से वितरित हों तो उनके द्वारा हम किस तरह से गॉस के प्रमेय का उपयोग करके किसी बिंदु पर या किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम गॉस के प्रमेय के बारे में समझते हैं। गॉस का जो प्रमेय है ये आवेश और विद्युत फ्लक्स के बीच में एक संबंध को बताता है। गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित चार्ज का 1/ε0 होता है। क्या है उसको समझ लेते हैं। गॉस का प्रमेय कहता है कि अगर मान लीजिए ये कोई हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, आप बंद पृष्ठ किसी आकार का ले सकते हैं, वो गोलाकार भी हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है या घन आकार का हो सकता है। तो इसका जो आकार है वो किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक, हमने यहाँ पे गोलाकार लिया है। गॉस का प्रमेय कहता है कि अगर इसके अंदर कोई चार्ज है और चार्ज की स्थिति आप किसी भी बिंदु पर ले सकते हैं, इसमें यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं चार्ज उपस्थित हो सकता है। तो गॉस का प्रमेय कहता है कि यदि किसी पृष्ठ के अंदर चार्ज उपस्थित हो या आवेश उपस्थित हो तो उस चार्ज के द्वारा जो उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स होगा वो इस आवेश का 1/ε0 होता है। मतलब जो विद्युत फ्लक्स φE होता है, जिसको हम φE कहते हैं, ये इस चार्ज का जो हमने चार्ज लिया है उसका 1/ε0 गुना होता है। यही हमारा गॉस का प्रमेय है। ठीक, हमने इससे पहले आपको जब विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि किसी पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा जो उत्पन्न विद्युत फ्लक्स होता है φE, वो क्या होता है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो वेक्टर E इंटू वेक्टर DA कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल है। मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल होता तो ये अगर हम इसको DA कंसीडर करते और इससे होकर मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है अगर वो इसके थ्रू होके पास होता है तो उसके लिए हमने जो फॉर्मूला निकाला था वेक्टर E इंटू DA, इसका स्केलर गुणन होता है। ठीक, ये हम आपको विद्युत फ्लक्स के जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बता दिया था। और ये बराबर होता है अगर इनके बीच में बनने वाला कोण थीटा है, क्षेत्रफल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाला कोण थीटा है, तो ये बराबर होता है E इंटू DA कॉस थीटा, ये इसके बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो चाहे तो आप इसको लें या इसको लें, यही रूप इस रूप में बदल जाता है कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है उसके बीच में बनने वाला कोण थीटा है। तो अभी हम इसकी आगे बात करेंगे, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि हमारे पास जो फाई होता है, फाई ये छोटे से एरिया वेक्टर के थ्रू जो हमारा विद्युत फ्लक्स होता है वो होता है φE बराबर वेक्टर E इंटू वेक्टर DA। अगर हम इस पूरे पृष्ठ के द्वारा विद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके सामने एक इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, इसके बीच में ये एक गोला सा लगा देते हैं। ये गोला सा जो है इसको इनक्लोजर बोलते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो हमारा विद्युत फ्लक्स है वेक्टर E इंटू वेक्टर DA का ये जो प्रोडक्ट है ये इस पूरे क्षेत्रफल का ही विद्युत फ्लक्स है। ठीक, तो यहाँ से आप देखें तो φE जो होगा, φE बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर DA बराबर किसके होगा, Q इंटू 1/ε0। मतलब ये तीनों जो सूत्र हैं ये आपस में बराबर होते हैं। ये वैद्युत फ्लक्स है कम जब आवेश इस पृष्ठ से होकर
मतलब विद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से होकर बाहर निकलता है, तब ये वाला फार्मूला विद्युत फ्लक्स में हमने आपको पढ़ाया था। अभी गॉस ने जो नियम दिया वो ये था, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब हम इसके प्रूफ के बारे में समझते हैं कि इसका गॉस का जो प्रमेय था इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा। तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें कुछ सिस्टम कंसीडर करना पड़ता है। सबसे पहले हम उस सिस्टम को कंसीडर करते हैं और उसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है, जिसका क्षेत्रफल ए है। ये एक गोल पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है। इसके सेंटर ओ पे मान लीजिए ये कोई बिंदु है ओ, सेंटर नहीं है, कोई बिंदु आप ले सकते हैं। इस बिंदु ओ पर एक पॉइंट चार्ज है जो प्लस क्यू चार्ज है। इससे आर डिस्टेंस पर, इस बिंदु से आर डिस्टेंस पर एक हम छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं जिसको हम डीए कह रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्षेत्रफल है डीए। ये एक छोटा सा क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल अवयव हमने लिया है ये छोटा सा है, इस पृष्ठ के ऊपर है। ठीक, तो हमको पता है कि क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होता है, एरिया वेक्टर होता है, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होता है। तो मानते हैं ये इसका एरिया वेक्टर डी ए है। ये क्या है, ये इस पृष्ठ की दिशा को दिखा रहा है और ये इस टोटल पृष्ठ के मान को बता रहा है कि ये जो टोटल डी ए है वो है, और ये इससे परपेंडिकुलर इसकी इस क्षेत्रफल की दिशा को दिखा रहा है। हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा आवेश है ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से, इसी को कोई पॉइंट मान लीजिए, मान लेते हैं हम कि ये पॉइंट जो है ये हमारा पी पॉइंट है, और इस पर इस पॉइंट से होकर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो चारों तरफ बाहर निकलेगा। तो मान लेते हैं कि इस क्षेत्रफल, जो छोटा सा हमने क्षेत्रफल लिया है, इसके अंदर से भी होकर ये बाहर निकल रहा है, जिसको हम वेक्टर ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तब आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको हम कहेंगे ये है थीटा। और इस छोटे से डीए, यहां से यहां तक जो हमने डीए क्षेत्रफल लिया है, इस टोटल क्षेत्रफल के द्वारा हम मानते हैं कि ये जो हमने पॉइंट लिया था ये इसके ऊपर एक कोण बना रहा है जिसको हम कहते हैं डी ओमेगा। ये जो छोटा सा क्षेत्रफल इसके ऊपर कोण बना रहा है इसको हम कहेंगे डी ओमेगा। ये डी ओमेगा क्यों होगा, घन कोण में हमने इसको बहुत ही बारीकी से समझा रखा है कि अगर कोई गोला होता है और उसके ऊपर से एक छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण बनता है वो कोण होता है, उसी को घन कोण कहते हैं। अगर वो छोटा है तो उसको हम डी ओमेगा कहेंगे, अगर पूरे पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर कोण बनता है तो उसको हम कहेंगे ओमेगा। ठीक, उसका मान 4 पाई के बराबर होता है। तो ये हमारा एक सिस्टम था जिसको हमें मानना था। ठीक, अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं, समझते हैं। माना ओ, माना बिंदु ओ पर एक बिंदु आई प्लस क्यू है, जिससे अभी जो हमने आपको समझाया है उसी को अपने भाषा में लिखना है, जिससे आर दूरी पर क्षेत्रफल अवयव डीए उपस्थित है, जिसका क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर डीए।
तथा DA से गुजरने वाला DA से होकर गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र वेक्टर E है, जिससे वेक्टर DA तथा वेक्टर E के बीच में बनने वाला कोण थीटा है। तब हमको इस DA तब क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, इसी का मान हमें फाई ई निकालना है। ये जो फाई ई होगा ये क्या होगा, तो अभी हमने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता रखा था। यहाँ पे जो फाई ई होता है, फाई ई जो होगा वो इनक्लोजर वेक्टर ई इंटू वेक्टर DA ये होता है। जब छोटे से क्षेत्रफल अवयव के द्वारा जो विद्युत फ्लक्स होता है वो हमने ये निकाल रखा था, विद्युत फ्लक्स में हमने आपको ये बता दिया था। तो अगर इनके बीच में, इन दोनों वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच में अगर बनने वाला कोण थीटा है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है E इंटू DA कॉस थीटा। ठीक, ये होता है। क्यों हमने इसका उपयोग किया, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पे देखिए थीटा एंगल बन रहा है। तो आपको क्या पता है कि फाई ई, ये जो फाई ई होगा ये बहुत ही सूक्ष्म होगा। मतलब सूक्ष्म इसलिए होगा क्योंकि हमने क्षेत्रफल को बहुत ही सूक्ष्म ले रखा है। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल से जो होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, उनकी संख्या ही फ्लक्स होती है। तो यहाँ पे उनकी संख्या कम है, इसलिए ये जो फ्लक्स होगा ये भी बहुत कम होगा। इसलिए हमने इसको डी फाई ई से रिप्रेजेंट कर रखा है, और ये बराबर होगा वेक्टर ई इंटू डी ए कॉस थीटा के। ठीक, ये इसके बराबर होगा। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये स्केलर गुणन है। जैसे आपको स्केलर गुणन और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताया गया होगा कि स्केलर गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बीच में होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए के बीच में जो स्केलर गुणन होगा वो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक, ये इसके बराबर होगा। अब हम इसके आगे इसका कैलकुलेशन करते हैं और हम गॉस के प्रमेय को प्रूव करते हैं कि जो गॉस का प्रमेय होता है वो फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहां से क्या करेंगे कि किसी पॉइंट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पॉइंट दूसरे पॉइंट पे, वो क्या होता है, ई बराबर, ये आपको पता है ई का मान क्या होता है, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये होता है। जब आप इसका मान इसमें उठा के रखेंगे तो क्या मिलेगा, डी फाई ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा और ये Q/r², इसके साथ में Q/r², उसके बाद डी ए कॉस थीटा, ये हमें मिल जाएगा क्योंकि हमने ई के जगह पे ये मान उठा के पुट कर दिया। हमने आपको घनकोण पढ़ाते वक्त एक और फॉर्मूला वहां पे बताया था, क्या कि डी ए कॉस थीटा/r² बराबर किसके होता है, डी ओमेगा के।
ये फॉर्मूला भी हमने आपको बता दिया था, ये फॉर्मूला हमने आपको वहां पे बताया था। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, डी ओमेगा के। तब यहां से क्या मिल जाएगा आपको, यहां से क्या मिल जाएगा, डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू तो एज इट इज रहेगा तो ये क्यू रहेगा, अपान में ये जो डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर है, इसका मान किसके बराबर हो गया, इसका मान हो गया डी ओमेगा के बराबर। ये जो हमें छोटा सा विद्युत फ्लक्स मिला है, ये इस छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा इसके केंद्र पर जो बनने वाला कोण डी ओमेगा है उसके द्वारा मिला है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो क्षेत्रफल के द्वारा जो बनने वाला विद्युत फ्लक्स है, ये इस छोटे क्षेत्रफल से न मिलकर अगर हम इस पूरे बड़े से क्षेत्रफल के द्वारा निकालें तो क्या होगा, ये जो अभी छोटा सा क्षेत्रफल इसके केंद्र पर या जो हमने इसका सेंटर लिया था ओ, इसके ऊपर जो कोण बना रहा है डी ओमेगा, ये तो इस छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा बन रहा था। अगर आप पूरे क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, मतलब अगर इस पूरे क्षेत्रफल को कंसीडर करेंगे कि इस पूरे क्षेत्रफल के द्वारा कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो उसके लिए आप एक चीज देखेंगे, ये जो कोण है ये भी बढ़ जाएगा और इस पूरे क्षेत्रफल के द्वारा इसके केंद्र पर कोण अंतरित करेगा। तो उसको आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि क्षेत्रफल वेरी कर रहा है, मतलब ये तो क्षेत्रफल इसका बढ़ेगा तो कोण भी बढ़ेगा। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये जो डी ओमेगा है, ये डी ओमेगा ये भी बढ़ जाएगा, और ये जो हमारा फाई ई है जो इस छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा मिल रहा है, वो इस पूरे बड़े क्षेत्रफल के द्वारा भी हमको मिल जाएगा फ्लक्स। तो इसलिए हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करने पर, समाकलन कैसा, ये जो हमारा समाकलन है, ये वाला समाकलन आप ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो समाकलन है ये इस पूरे पृष्ठ को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि हमने इसमें इंक्लोजर लगा रखा है, और पृष्ठ है कितना, क्षेत्रफल ए। तो इस पूरे क्षेत्रफल ए का जो समाकलन है वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो ये जो डी फाई ई है ये छोटा सा था, तो ये छोटा सा क्षेत्रफल था, तो यहाँ पे छोटा सा फ्लक्स मिल रहा था। पूरा फ्लक्स कितना होगा, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा जो फ्लक्स होगा वो फाई ई के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे डी फाई ई और ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ पे भी लिख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। तो ये हो गया हमारा, ये क्षेत्रफल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो होगा, ये छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा जो विद्युत फ्लक्स था इतना था, तो पूरे क्षेत्रफल के द्वारा जो विद्युत फ्लक्स होगा वो मिल जाएगा हमारा फाई ई बराबर, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, आप ध्यान से देखिए, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये इसमें इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इसमें वेरी क्या कर रहा है, डी ओमेगा, जो इसमें वेरी कर रहा होता है उसी का हम इंटीग्रेशन करते हैं, बाकी जितने भी कांस्टेंट पद होते हैं उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ए इंटू डी ओमेगा हो जाएगा। और हमने आपको अभी बताया है कि छोटे से जो घनकोण है, जब आप उसका क्षेत्रफल ए के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे, ये जो छोटा सा घनकोण है जब आप इस पूरे क्षेत्रफल के लिए समाकलन करेंगे तो इसका कोण जो होगा ये पूरे क्षेत्रफल के द्वारा बनाया जाएगा। तो पूरे क्षेत्रफल के द्वारा जो बनाया गया कोण होता है वो ओमेगा के बराबर होता है, और ओमेगा जो होता है वो 4 पाई के बराबर होता है। मतलब इसका जो मान होगा डी ओमेगा ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई के बराबर हो जाएगा, जिसको हम कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसका मान आप यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, फाई ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया और मिल गया क्या, फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। और यही हमें प्रूव करना था
जिसे हम कहते हैं गॉस का प्रमेय। इसे ही हम गॉस का प्रमेय कहते हैं, जो फाई ई होता है यू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब हम गॉस के प्रमेय से संबंधित कुछ बातों को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई पृष्ठ है, ठीक, इस पृष्ठ के अंदर, हाँ, गॉस के प्रमेय के बारे में अभी जब हम इसके गॉसियन पृष्ठ की विशेषता को बताएंगे तो उसके बारे में हम और भी सारी चीज़ों को बताएंगे। लेकिन यहाँ पे इस गॉस से जो हमने अभी इसका डेरिवेशन किया है, इसकी दो बातों को हम ध्यान देते हैं कि अगर यहाँ पे मान लीजिए ये कोई प्लस क्यू चार्ज होता, माइनस क्यू चार्ज होता, प्लस क्यू चार्ज होता, माइनस क्यू चार्ज होता, प्लस क्यू चार्ज होता, माइनस क्यू चार्ज होता, ऐसे हमारे पास अगर बहुत सारी इस पृष्ठ के अंदर चार्ज उपस्थित होते जो कि प्लस माइनस के रूप में होते, तो इनके द्वारा जो कुल विद्युत फ्लक्स होता वो कितना होता? तो इनके द्वारा जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो इस प्रत्येक चार्ज के Q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है वो इन चार्ज के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब जो फाई ई निकल के आएगा वो बराबर होगा, मान लीजिए अगर ये Q1 चार्ज है, ये Q2, ये Q3, ये Q4, ये Q5, ये Q6 ऐसे है, तो Q1 अपान एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपान एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 अपान एप्सिलॉन नॉट डॉट 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 ऐसे, और जितना भी आपने चार्ज लिया होता ये इसी रूप के निकल के आता। तो यहाँ से अगर आप एक चीज़ देखें तो फाई ई बराबर 1 अपान एप्सिलॉन नॉट सबसे कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपान एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, बचा क्या? तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये Q2 है, डॉट डॉट ऐसे जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? आपको पता है कि एक सिग्मा करके वर्ड होता है जो समेशन या जोड़ को दर्शाता है। तो अगर हम इसकी जोड़ करें जो एक कंटिन्यूअस है, तो फाई ई बराबर 1 अपान एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा या जिसको समेशन कहते हैं ये क्यू होगा। तो इस पृष्ठ में जो उपस्थित प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है, और इस तरह से अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज हों तो उनके द्वारा जो कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई होता है वो उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जिसको अभी हमने बताया कि फाई ई जो होगा वो 1 अपान एप्सिलॉन नॉट होगा और समेशन क्यू होगा। समेशन क्यू मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस तरह से जो हमारे पास चार्ज हैं उनको हम आपस में जोड़ लेंगे, वही हमारा जो होगा वो इस पृष्ठ के द्वारा कुल विद्युत फ्लक्स होगा। दूसरी बात कि मान लीजिए अगर हमारे पास ये एक बंद पृष्ठ है, ये एक बंद पृष्ठ है, मान लीजिए ये एक बंद पृष्ठ है, ठीक। तो अगर चार्ज इस पृष्ठ के अंदर न होकर अगर इस पृष्ठ के बाहर यहाँ पे है, मान लीजिए ये जो चार्ज है, कोई आप चार्ज इसको कंसीडर कर लीजिए, ये इस पृष्ठ के अंदर न होकर, गॉस का प्रमेय क्या कहता है? गॉस के प्रमेय कहता है कि इस पृष्ठ के अंदर जो चार्ज होता है उसका 1 अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन हमने पृष्ठ जो चार्ज लिया वो इस पृष्ठ के अंदर न लेके इस पृष्ठ के बाहर ले लिया, तब हम मान लेते हैं कि इस चार्ज के द्वारा इस पृष्ठ में जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा यहाँ पर क्षेत्रफल लेते हैं और एक छोटा सा क्षेत्रफल यहाँ पे लेते हैं, और हम यह मान लेते हैं कि इसके द्वारा जो फ्लक्स है वो इस तरह से बाहर जा रहा है इस पृष्ठ से होते हुए, और इस क्षेत्रफल, मान लीजिए ये जो क्षेत्रफल था अभी हमने आपको बताया था कि अगर ये क्षेत्रफल होता ये, तो इस बिंदु पर क्या कोण बनाता है? तो ये पूरे क्षेत्रफल के द्वारा इस पे जो बनाया गया कोण था वो डी ओमेगा था, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों क्षेत्रफल के लिए ये जो कोण है ये कॉमन है, तो हम इसको मान लेते हैं ये क्या है, ये डी ओमेगा है। और ये जो क्षेत्रफल है इसको मान लेते हैं हम डी ए1 और इसको मान लेते हैं हम डी ए2। ये D1 कुछ क्षेत्रफल इसका होगा जिसको हम डी ए1 के बराबर कंसीडर कर ले रहे हैं, कुछ क्षेत्रफल इसका होगा,
इससे थोड़ा सा ये बड़ा होगा क्योंकि इसकी दूरी बढ़ रही है, तो ये dA2 के बराबर हो जाएगा। ये मान लिए हम कि इसका क्षेत्रफल dA2 है। और इन दोनों के लिए आप देखें तो इस dA1 क्षेत्रफल के लिए, इस dA2 क्षेत्रफल के लिए ये जो कोण है ये कॉमन है। ठीक, तो जो कोण इस क्षेत्रफल के लिए है वही कोण इस क्षेत्रफल के लिए है। और अभी हमने इसके लिए जो फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकाला था कि जो हमारा फाई होगा वो बराबर होगा Q अपान 4πε0 d ओमेगा। यहाँ पे हमने निकाला था, देखिए ये वाला हमारा जो फॉर्मूला था, ये वाला फाई जो होता है, ये भी आप मान सकते हैं, ये वाला डी फाई जो होता है 1/4πε0 Q इंटू डी ओमेगा होता है। क्यों? क्योंकि इस छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा इसके ऊपर जो केंद्र में बनाया गया कोण होता है वो डी ओमेगा होता है। तब जो हमारा छोटा सा विद्युत फ्लक्स होता है फाई वो इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे इस छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा इसके केंद्र पर इसके चार्ज के ऊपर जो बनाया गया कोण है वो डी ओमेगा है। तो इसके लिए जो फाई होगा वो क्या होगा, Q/4πε0 डी ओमेगा। इसी तरह इसके द्वारा भी यही होगा। क्यों? क्योंकि कोण से समान है दोनों में। तो इसके लिए भी जो होगा फाई बराबर होगा Q/4πε0 डी ओमेगा के बराबर होगा। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं तो विद्युत फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है, ये क्या होगा, ये माइनस का होगा। और यहाँ से विद्युत फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है, ये किसका होगा, प्लस का होगा। दोनों क्वांटिटी सेम है, तो जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा फाई वो बराबर किसके हो गया, इसके। इसको मान लेते हैं ये 1 है ये 2 है, तो फाई 1 प्लस फाई 2 ये इसके बराबर होगा। कुल विद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से कितना होगा, तो इसके और इसके दोनों के जोड़ के बराबर होगा। लेकिन ये जो पहला वाला है जो हमारा विद्युत फ्लक्स है ये माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि ये इस पृष्ठ के अंदर जा रहा है और ये इस पृष्ठ से बाहर निकल रहा है, तो जो अंदर जा रहा है माइनस में होगा। तो आप इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखें, तो फाई बराबर क्या हो गया, -Q/4πε0 प्लस ये पॉजिटिव होगा, E2 है जो पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा Q/4πε0 डी ओमेगा। ये भी डी ओमेगा, ये प्लस ये माइनस, तो दोनों क्वांटिटी सेम है तो क्या हो जाएगी, ये दोनों आपस में कट जाएगी और ये डी ओमेगा जो होगा वो बराबर हो जाएगा 0, सॉरी डी ओमेगा नहीं, क्या है फाई बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। मतलब इस पृष्ठ से होकर जो गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चार्ज है जो पृष्ठ के अंदर उपस्थित नहीं है लेकिन विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजर रहा है, तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो 0 के बराबर होगा।